जानने वाले हैं नीट पर्सपेक्टिव से एक चैप्टर जिसका बहुत ही छोटा सा चैप्टर है, आधे घंटे में हम लोग इसको समाप्त कर लेंगे। जिस चैप्टर का नाम है रिप्रोडक्टिव हेल्थ, बहुत ही छोटा है लेकिन इंपॉर्टेंट बहुत ज़्यादा है। ये आपके इमोशनल बैलेंसिंग के लिए, आपके अवेयरनेस के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है। तो चलिए फिर चैप्टर का नाम है रिप्रोडक्टिव हेल्थ, और इस चैप्टर की अगर हम लोग बात करें तो सबसे पहले हम लोग डेफिनेशन जानते हैं रिप्रोडक्टिव हेल्थ का। WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के हिसाब से हेल्थ क्या है? हेल्थ फिजिकली तो आप फिट होने चाहिए, इमोशनली, बिहेवियरली, सोशली, यानी आप सिर्फ डिजीज़ आपको नहीं है इसका ये मतलब नहीं आप फिट हैं, आपको फिजिकली, सोशली, मेंटली हर तरफ से फिट होना चाहिए। दिमागी तौर से सिर्फ फिट नहीं होने से आप फिट माने जाएंगे। चलो सबसे पहले नेक्स्ट यहाँ से हम लोग बात करते हैं रिप्रोडक्टिव हेल्थ में। 1951 में इंडिया वाज अमंग द फर्स्ट कंट्री हु अप्लाइड फैमिली प्लानिंग, यानी सिंपल सा डायरेक्टली आपसे सवाल पूछेगा हमारे देश में फैमिली प्लानिंग की प्लानिंग कब की गई थी? तो 1951 में। तो लालू यादव का एक भाषण आपको याद होगा, फैमिली प्लानिंग की प्लानिंग 1951 में की गई थी, तब हम लोग विरोधी थे तो हमने इसलिए 10 बच्चे पैदा किए थे, ऐसा मतलब मजाक के लिए। ठीक, चलो अब ये जो हमारे पास में फैमिली प्लानिंग है, इसको फर्दर नाम बदल करके इसको इंक्लूड कर दिया गया रिप्रोडक्टिव एंड चाइल्ड हेल्थ प्रोग्राम, यानी सिर्फ फैमिली प्लानिंग को प्लानिंग नहीं रखा गया, अब उसमें हमने चाइल्ड हेल्थ को भी इंक्लूड कर दिया है। यानी डायरेक्ट आपसे सवाल पूछेगा RCH का फुल फॉर्म। चलिए अब हम लोग आते हैं उस प्रोग्राम्स में क्या क्या प्रॉब्लम्स एंड क्या क्या स्ट्रेटजीज थे। तो देखिए कितना बढ़िया PPT है, और उसमें सबसे पहले इनका टारगेट होता है अवेयरनेस क्रिएट करना, किसके रिगार्डिंग? रिप्रोडक्शन रिलेटेड एस्पेक्ट्स। यानी पहले के टाइम पे कि ठीक है बहुत ज़्यादा रिसोर्सेज थे तो हम बहुत सारे बच्चे पैदा कर देते थे बिना कोई प्रोग्रामिंग के, प्लानिंग के। ठीक है, दूसरा हमारा टारगेट होगा पीपल्स को एजुकेट करेंगे और उनको स्पेसिफिकली बर्थ कंट्रोल के बारे में बताएंगे कि कैसे प्रेग्नेंट मदर्स की कंट्रोल होती है, पोस्ट नेटल केयर यानी बच्चे के जन्म के बाद क्या क्या केयर करने होते हैं माँ की और बच्चों की, और खास करके इंपॉर्टेंस ऑफ ब्रेस्ट फीडिंग यानी बच्चे को जो माँ दूध पिलाती है उसका क्या क्या इम्पोर्टेंस है, और साथ साथ में इक्वल अपॉर्चुनिटीज़ हमें देना है मेल और फीमेल चाइल्ड को। जैसा कि आप जानते आए हैं कि हमेशा से हमारे देश में कुछ ऐसे जगह पे स्पेसिफिकली फीमेल चाइल्ड एज हम लोग अभिशाप के तौर पे देखते थे। तो इन चीज़ों का ये इनका टारगेट था। फिर और क्या था? अवेयर करना है उन प्रॉब्लम्स के रिगार्डिंग जिसकी वजह से हमारी जो पॉपुलेशन है वो इतनी तेज़ी से एक्सप्लोड कर रही है, और साथ साथ सेक्सुअल अब्यूजेस, सेक्सुअल रिलेटेड क्राइम्स जो होते थे, इन सब चीज़ों पे हमें कंट्रोल करना था। अब इनके अगर हम एम्स की बात करें और क्यों ज़रूरी है सेक्सुअल एजुकेशन, तो आइए हम लोग जानते हैं। तो हम अब जानते हैं कि सेक्सुअल एजुकेशन को स्कूल टाइम से ही अब लागू कर दिया गया है। क्यों? ताकि स्टूडेंट को राइट इन्फॉर्मेशन मिल सके अबाउट सेक्स रिलेटेड एस्पेक्ट्स। ठीक है, और इनको हेल्प हो सके जो सेक्स रिलेटेड मिथ एंड मिसकंसेप्शंस होते हैं बच्चों के मन में, छोटे मोटे रील्स या इधर उधर से देख करके जो मिसकंसेप्शंस क्रिएट हो जाते हैं, उन सब के प्रति उनको हम अवेयर कर सके, सच्ची बातें बता सके, अच्छी बातें बता सके। ठीक है, और क्या है? उनको इन्फॉर्मेशन देना अबाउट उनके खुद के रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स, एक एज जिस एज में क्या क्या प्रॉब्लम्स आती है, एडोलेसेंस उनसे, और साथ साथ में सेफ एंड हाइजेनिक सेक्सुअल प्रैक्टिसेस, यानी सेफ कैसे होने चाहिए, कैसे साफ़ सफाई का भी ध्यान रखना चाहिए, और स्पेसिफिकली हमें उनको अवेयर करना होता है सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज़, ऐसे डिजीज़ जो सेक्सुअल रूट के थ्रू ट्रांसमिट होते हैं जैसे कि HIV, एड्स। ठीक है, तो चलो तो यहाँ से हमने देखा कि क्या प्रॉब्लम क्यों आई, क्यों हमें इतने बड़े पॉपुलेशंस को कंट्रोल करने की ज़रूरत आई। क्योंकि हम जानते हैं कि जिस तरह से हमारा पॉपुलेशन एक्सप्लोड कर रहा था, इतने में ही हमारे जो देश है रिसोर्स के लिए पॉपुलेशन बढ़ता जा रहा था, फूड अवेलेबिलिटी कम है, तो इतनी को सर्वाइबिलिटी मुश्किल हो रही थी। क्यों? तो देखो 1990 में हमारे पूरी दुनिया का पॉपुलेशन था 2 बिलियन यानी 2000 मिलियन, लेकिन ये 6 बिलियन तक हो गया है अचानक से अगले 50 साल में। ठीक है, अगले 50 से 100 साल में ये जो डाटा है ये सीधे 3 गुना बढ़ के आ गया। फिर और हम लोग क्या देखते हैं, इंडिया में सिर्फ 350 मिलियन पॉपुलेशन था एट द टाइम ऑफ इंडिपेंडेंस, यानी 1947 या 1950 के आसपास में हमारी आबादी पूरे देश की 350 मिलियन थी, और ये सिर्फ 2000 में बढ़ करके 1 बिलियन हो गई। 2011 लास्ट सेंसस के डाटा के हिसाब से हमारी 1.2 बिलियन थे, और अभी हम लोग जानते हैं 2026 में तकरीबन हमारी पॉपुलेशन है 140 करोड़। ठीक है, हम और चाइना आपस में कॉम्पिटिट करते रहते हैं पॉपुलेशन में, कभी वो आगे तो कभी हम आगे। ठीक है,
2011 के सेंसस के हिसाब से पॉपुलेशन ग्रोथ रेट था उस समय पे 2%। 2% यानी कि जब भी नापा जाता है पॉपुलेशन ग्रोथ तो वो पर 1000 इंडिविजुअल्स पे नापा जाता है। याद रखना, ये डायरेक्टली आपसे सवाल पूछ देगा कि अगर सपोज किसी देश की पॉपुलेशन ग्रोथ रेट 3% है, इसका मतलब, और आपको बोल देगा, चलो हम एक सवाल ही देते हैं। सवाल हम दे रहे हैं आपको, क्वेश्चन जापान वाला आपने काफ़ी सुना होगा। सपोज जापान का ग्रोथ रेट है अभी 3%, और सपोज जापान की किसी एक सिटी का पॉपुलेशन है हमारे पास में सपोज 2 करोड़, ठीक है, 2 करोड़ है, तो आपको बताना है इस रेट से क्या इसका पॉपुलेशन कितना ओवरऑल 3% के हिसाब से कितना ग्रोथ हो रहा होगा, यहाँ से आपको डाटा बताना है। नेक्स्ट सवाल, अब यहाँ से हमारे पास में जो ये पॉपुलेशन इतनी तेजी से ग्रोथ कर रहे थे उसका रीज़न क्या था। सबसे पहला रीज़न तो था कि हमने पढ़ाई लिखाई करने के बाद कि कैसे पोस्ट नेटल केयर मदर और बच्चे को हमने बढ़िया से केयर करना सीख लिया, यानी हमने इन्फेंट के जो मर जाने के चांसेस थे उसको घटा दिया, इन्फेंट मॉर्टेलिटी रेट को हमने घटा दिया। और अक्सर पुराने ज़माने में डिलीवरी के दौरान माएँ मर जाया करती थी, यानी मैटरनल मॉर्टेलिटी रेट, हमने इन दोनों को ही घटा दिया। हमारी अच्छी एजुकेशन, हमारी अच्छी हॉस्पिटैलिटी की वजह से ऐसा हो पाया है, इसीलिए पॉपुलेशन इतनी तेज़ी से बढ़ पाया था। चलो नेक्स्ट, अब यहाँ से इम्पैक्ट क्या हुआ। जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम आई कि आपने देखा कि बेरोजगारी बढ़ गया, चोर चपार सब, क्योंकि पॉपुलेशन इतनी तेज़ी से बढ़ा है, उनको खाने को कुछ है नहीं, काम करना है नहीं, तो क्या होगा, ऑब्वियस सी बात है कि स्कार्सिटी होगी। हमारी बेसिक रिक्वायरमेंट्स जैसे फूड, हमारे शेल्टर्स, इनकी रिक्वायरमेंट होगी, तो फिर यही सब चीज़ें जो हम समाज में आज देख रहे हैं ये होना लाजमी है। फिर उसके बाद अब हमने सोचा कि इसको कंट्रोल करना ज़रूरी है, तो हम अपनाने लगे कंट्रोलिंग। क्या क्या हमने मेथड अपनाए, तो हमने सोचा क्यों ना लोगों को मोटिवेट किया जाए। इंडिया में पता ही है, काम हो ना हो मोटिवेशन भर के मिलना चाहिए, तो हमने मोटिवेट करना स्टार्ट किया। कैसे, तो हमने स्लोगन दिए, हम दो हमारे दो, हम दो हमारे दो, ठीक है। सबसे पहले हमने स्लोगन दिया जो कि बहुत ही फेमस स्लोगन रहा था, ठीक है। उसके बाद हमने मैरिज की उम्र को 18 साल से बढ़ा करके 21 साल तक कर दिया है। अभी रिसेंटली फीमेल्स की 18 होनी चाहिए, मेल्स की 21 साल होनी चाहिए, तभी जा करके आप शादी कर सकते हैं। तो मैरिज की जो उम्र है, बाल विवाह को हमने कम किया, मैरिज की उम्र को लीगली हमने बढ़ा दिया, फीमेल्स के 18, मेल के लिए 21। फिर हमने कुछ डिवाइसेस यूज़ किए, जिन डिवाइसेस को हम लोग नाम देते हैं कॉन्ट्रासेप्टिव्स, यानी कि सेक्सुअल प्लेजर, ठीक है, हर किसी की इच्छा होती है। दुनिया में जो भी एनिमल आया है उसकी परम सबसे पहली इच्छा होती है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, और वो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के थ्रू ही अपने प्रोजेनीज को ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ाना पड़ता है। और आपने सुना ही होगा, सबसे ज़्यादा जो चिंता है, जो गरीब लोग होते हैं उन्हीं को चिंता है। उनका क्या है कि, या हमारा क्या है कि हम सोचते हैं हमारी 2x2 की कमरे, मतलब 10x20 का 2 कमरा है, अब वो विरासत समझते हैं, उसको सोचते हैं कि पता नहीं इसका क्या होगा मेरे मरने के बाद। तो हम इस चक्कर में लगे रहते हैं कि हमारे प्रोजेनीज आगे बढ़ने चाहिए। तो ये हमारी मिसकंसेप्शन है, ये कुछ कमाया नहीं, बहुत इज्जत कमाई है हमने, वैसे ही हमारा है, ठीक है। तो चलो, कॉन्ट्रासेप्टिव डिवाइसेस क्या होते हैं। एक ऐसे डिवाइसेस जो हमारे सेक्सुअल प्लेजर को इफेक्ट ना डाले, मतलब कि हमारी सेक्सुअल एक्टिविटीज़ होती रहे लेकिन बर्थ ना हो। तो चलिए उनके बारे में, उनकी क्या क्या अच्छी चीज़ें होनी चाहिए ताकि हम इसको कंट्रोल कर सकें। पहला, यूज़र फ्रेंडली, यानी उसको यूज़ करना बहुत आसान होना चाहिए, ईजिली अवेलेबल होना चाहिए। ऐसे नहीं कि यहाँ से ढूंढना पड़ रहा है उसको जा करके 2-2, 10-10 किलोमीटर, तो कहेगा फिर ठीक है रहने दो। इफेक्टिव होना चाहिए, ऐसा नहीं कि आपने कॉन्डम यूज़ किया, कॉन्डम ही बेकार निकले, या कोई भी ऐसे डिवाइसेस आप यूज़ कर रहे हैं वही बेकार निकल जाए। ये रिवर्सिबल होने चाहिए, मतलब ठीक है दोबारा भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन सारे नहीं होने चाहिए, ठीक है। इनके साइड इफ़ेक्ट्स नहीं होने चाहिए, और हो भी तो बहुत नाम मात्र में होना चाहिए। और ये सबसे इम्पॉर्टेंट, सेक्सुअल ड्राइव या सेक्सुअल प्लेजर को इंटरफेयर नहीं करना चाहिए, यानी हम जो सेक्सुअल प्लेजर के लिए काम कर रहे हैं, सेक्सुअल इंटरकोर्स कर रहे हैं, उसके साथ किसी भी टाइप का ये जो डिवाइसेस हैं ये छेड़छाड़ नहीं करने चाहिए। फिर अब हम देखते हैं कि वो कौन कौन से ऐसे कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड्स हैं जिसके थ्रू हम बर्थ को कंट्रोल कर सकते हैं। उनमें हम देखेंगे सबसे पहला नेचुरल, क्या क्या तरीका है जिससे हम नेचुरली कंट्रोल कर सकते हैं। फिर हम देखेंगे बैरियर्स, फिर देखने वाले हैं इंट्रा यूटेराइन डिवाइसेस, वो डिवाइसेस जो डायरेक्ट यूटेरस, फीमेल की यूटेरस में इंसर्ट किए जाएंगे। फिर वो दवाइयाँ जो हम ओरली खाएंगे, वो जो इंजेक्ट किए जाएंगे हमारे बॉडीज़ में। और लास्ट, स्टरलाइजेशन मेथड, यानी आगे हम लोग एक एक करके देखेंगे। सबसे पहला नेचुरल मेथड। अगर हम लोग नेचुरल मेथड की बात करें तो नेचुरली फीमेल्स की 28 दिनों की मेंस्ट्रुअल साइकिल होती है। उन दिनों में 1 से लेकर के
5वां दिन तक ब्लीडिंग फेज माना जाता है। फिर 6 दिन से लेकर के 14वें दिन तक फीमेल्स की प्री ओव्यूलेटरी फेज होती है, ठीक है। फिर 14वें दिन ओव्यूलेशन होता है, उसके बाद पोस्ट ओव्यूलेशन होता है। तो यानी अगर हम बात करें प्रेगनेंसी की, तो सबसे ज़्यादा हाई रिस्क होता है 10 टू 17 डेज के दौरान फीमेल्स की प्रेग्नेंट होने के चांसेस ज़्यादा है। तो इस मेथड को हम लोग नाम देते हैं पीरियोडिक एब्स्टिनेंस, यानी पीरियड्स के इन दिनों को अवॉइड करके आप सेक्सुअल इंटरकोर्स करें अनप्रोटेक्टेड भी, तो चांसेस हैं कि आप प्रेग्नेंट ना हो। लेकिन ये जो पूरा का पूरा नेचुरल मेथड है, ये बहुत ज़्यादा रिस्की होता है। दूसरा मेथड है जिसका नाम है कोइटस इंटरप्टस। इसका ये मेथड में क्या होता है कि जस्ट बिफोर इजैकुलेशन, इजैकुलेशन के जस्ट पहले पेनस को वजाइना से बाहर निकाल लेना, ये भी रिस्की है, ठीक है। और तीसरा मेथड होता है लैक्टेशनल अमीनोरिया, यानी जब एक फीमेल बच्चे को जन्म दे देती है तो अगले 6 महीने तक, बच्चे के जन्म के 6 महीने तक उनके पीरियड्स नहीं आते हैं। तो उस दौरान प्रेगनेंसी के चांसेस क्या होते हैं, ना के बराबर होते हैं। फिर भी एक्सेप्शंस हैं, कभी कभी आ भी सकते हैं। तो ये जो पूरा का पूरा हमारा नेचुरल मेथड है, पूरी तरह से क्या होता है, रिस्की मेथड होता है। चलो देखो, तो हम लोग को पहला पीरियडिक एब्स्टिनेंस में 10 से 17वें दिन तक आप अवॉइड करें। कोइटस इंटरप्टस में विड्रॉ कर ले पेनिस को फ्रॉम वजाइना बिफोर इजैकुलेशन। लैक्टेशनल अमीनोरिया क्या है कि 6 महीने तक, बच्चे के जन्म के 6 महीने तक इनमें किसी भी टाइप का प्रेगनेंसी वाला चांसेस कम होता है। चलिए, दूसरा मेथड है बैरियर्स। याद रखेंगे कि आपसे डायरेक्ट सवाल पूछेगा इनमें से कौन सा नेचुरल मेथड है, कौन सा बैरियर वाला मेथड है, कौन सा सर्जिकल मेथड है। तो चल, नेचुरल में 3 था, पीरियोडिक एब्स्टिनेंस, कोइटस इंटरप्टस और लैक्टेशनल अमीनोरिया। फिर है हमारा दूसरा बैरियर मेथड जिसमें हम लोग पढ़ते हैं कॉन्डम्स। कॉन्डम्स की बात करें तो ये बने हुए होते हैं रबर या लेटेक्स से। यहाँ पे आपसे गलती करने के लिए लिख करके दे देगा ये प्लास्टिक से बने हुए होते हैं, नहीं, ठीक है। दूसरा, इनका काम क्या है, फिजिकली स्पर्म और ओवम को मिलने से रोक देना, केमिकली नहीं। यहाँ पे ये गलती करने के लिए आपसे कुछ और लिख देगा, फिजिकली स्पर्म को रोकना है ओवम से मिलने से, ठीक है। दूसरा, मेल्स के लिए जो कॉन्डम्स होते हैं वो पेनिस को कवर करते हैं, फीमेल्स की जो कॉन्डम्स होती है वो वजाइना को कवर करती है। ये है फीमेल्स कॉन्डम और ये है मेल्स कॉन्डम। तो फीमेल वाला कॉन्डम आपको ऐसा दिख रहा होगा कि दोनों तरफ से ओपन होता है, नहीं, दोनों तरफ से ओपन नहीं होता, दिख रहा है ऐसा, एक साइड से ओपन होता है, दूसरे साइड से क्लोज होता है, ठीक है। कॉन्डम्स को जैसे ही हम यूज़ करते हैं, इससे क्या हो जाता है कि बैरियर यानी स्पर्म कॉन्डम में ही रह जाता है और फीमेल्स की ओवम तक नहीं पहुंच पाता। और डायरेक्टली सवाल आता है, निरोध एक पॉपुलर ब्रांड का कॉन्डम है। और एक हम आपको फन फैक्ट बताना चाहते हैं, टाटा की जितनी भी गाड़ियां हैं आपने देखा होगा उसमें लिखा हुआ होगा यूज डिपर एट नाइट, DIPPER, डिपर, ध्यान है आपको। तो टाटा ने इसी समय पे अपनी एक मुहिम चलाई थी। डिपर ब्रांड उनके कॉन्डम का नाम था, टाटा की जो कॉन्डम का ब्रांड है उसका नाम था डिपर। ये टाटा ने इसके लिए यूज़ किया था। हम डिपर लाइट वाला सोच लेते हैं, तो टाटा ने मार्केटिंग स्ट्रेटजी बहुत बढ़िया अपनाया था, जो आज तक आपको टाटा की ट्रक पे दिखा जाएगा, पीछे लिखा हुआ यूज़ डिपर एट नाइट। यानी वो लाइट वाली डिपर की बात नहीं कर रहा था, वो अपनी कॉन्डम की प्रमोशन कर रहा था, यूज़ डिपर एट नाइट, ठीक है। तो वैसे ही निरोध एक पॉपुलर ब्रांड ऑफ कॉन्डम है, मेल्स कॉन्डम है, यहाँ पे आपसे गलती करने के लिए फीमेल्स की कॉन्डम लिख देता है। चलो नेक्स्ट, अब कॉन्डम्स के बारे में बात करें तो कॉन्डम्स क्यों इतना पॉपुलर है। पहली बात, ये प्रोटेक्ट करता है आपको STD से, और सबसे इंपॉर्टेंट बात यही है कि कॉन्डम्स आपको STD से, सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज जैसे HIV, जैसे हेपेटाइटिस, जैसे गोनोरिया, ये इतने सीवियर डिजीज से आपको बताता है। दूसरे, ये डिस्पोजेबल है, ये सेल्फ इंसर्टेड एंड सेल्फ रिमूव्ड किए जाते हैं, बहुत ईजिली अवेलेबल है, किसी भी मेडिकल स्टोर पे मिल जाते हैं, बहुत ही कॉस्ट इफेक्टिव भी है, सस्ता भी है, क्यों इंसान इसको यूज़ भी कर सकता है। इनफैक्ट गवर्नमेंट हॉस्पिटल में कॉन्डम्स फ्री में भी डिस्ट्रीब्यूट किए जाते हैं। चलिए नेक्स्ट, अब हमारे पास बैरियर्स का ही दूसरा मेथड है डायफ्राम, सर्वाइकल कैप एंड वॉल्ट्स। ये सब के सब बने हुए होते हैं रबर्स से, और सबका काम है प्रोटेक्ट करो सर्विक्स को, सर्विक्स प्लस वजाइना बर्थ कैनाल कहलाता है, टू प्रिवेंट कोइटस, यानी स्पर्म और ओवम के मिलने को रोकना है। क्या करेगा, एंट्री ऑफ स्पर्म को ब्लॉक करेगा। ये भी रीयूजेबल है। कुछ स्पर्मिसाइडल क्रीम्स भी आते हैं, यानी स्पर्म्स को मार देने वाले क्रीम्स होते हैं, उसको लगा दिया जाता है, जेलीज एंड फोम्स, ताकि इस बैरियर की मेथड को और ज़्यादा एफिशिएंट बनाया जा सके। ये आपको दिख रहा होगा, ये है हमारी वोल्ट्स, ये फीमेल्स के लिए यूज़ होती है। इसके ऊपर ये वाले स्पर्मिसाइडल क्रीम्स लगा दिए जाते हैं और ज़्यादा इसकी इफेक्टिवनेस को बढ़ाने के लिए।
चलो नेक्स्ट, अब हमारे पास नेक्स्ट है इंट्रा यूटेराइन डिवाइसेस। जैसे कुछ फीमेल्स या जो कपल्स हैं जिन्होंने डिसाइड कर लिया कि हमारी शादी हो गई है लेकिन अभी हम 2 से 3 साल तक बच्चे प्रोड्यूस नहीं करेंगे, तो उनके लिए किसी भी टाइप के बैरियर मेथड्स में सबसे ज़्यादा यूज़ होने वाला मेथड है जिसको हम लोग नाम देते हैं इंट्रा यूटेराइन डिवाइसेस। इंट्रा यूटेराइन डिवाइसेस डॉक्टर्स या नर्सेस के द्वारा ही लगाए जा सकते हैं और ये इंसर्ट किए जाते हैं यूटेरस में थ्रू वजाइना के थ्रू यूटेरस में लगाया जाता है। इसमें स्पेसिफिक जितने दिनों के लिए आप प्रेगनेंसी नहीं चाहते हैं उतने दिनों तक आपको केमिकल्स के थ्रू रोका जाता है। इस पूरे मेथड में स्पर्म की फेगोसाइटोसिस को बढ़ा दिया जाता है, यानी स्पर्म आप बिना किसी बैरियर के यूज़ कर रहे हैं, मतलब आप सेक्सुअल इंटरकोर्स परफॉर्म कर रहे हैं तो भी आप प्रेग्नेंट नहीं होंगे क्योंकि स्पर्म्स को रास्ते में ही वजाइना सर्विक्स तक में ही ख़त्म कर दिया जाता है। ठीक है, ये आइडियल मेथड है टू डिले प्रेगनेंसी और स्पेसिफिकली जो 2 बच्चों के बीच में गैप होता है 4 से 5 साल का, उनमें या जो कपल्स नहीं चाहते हैं कि अभी बच्चे हो उनमें भी ये होता है। आईओडीज़ की बात करें तो हमारे पास यहाँ से डायरेक्टली सवाल आपसे नीट पर्पज से सवाल पूछेगा, कौन सा आईओडीज़ नॉन मेडिकेटेड है, कौन सा कॉपर वाला है, कौन सा हार्मोन रिलीजिंग है, ये डायरेक्टली सवाल पूछेगा। तो सबसे पहले हमारे पास में है नॉन मेडिकेटेड आईओडीज़ जिसका एग्जाम्पल है लिपेज लूप। अगर मैं आपसे बोलूँ नीट 2026 में सवाल डायरेक्टली दे दे तो ये भी कोई बड़ी बात नहीं है, लिपेज लूप, LNG20 या आपको सर्वाइकल कैप ऐसे मैच द कलम करके दे दे तो कोई बड़ी बात नहीं है, हर साल लगभग आ ही जाता है। नॉन मेडिकेटेड क्या करते हैं, स्पर्म की मोटिलिटी को कम कर देते हैं। ये है हमारी नॉन मेडिकेटेड आईओडीज़, ये इसी शेप के होते हैं, वजाइना में इसको इंसर्ट करके फिर इसको काट दिया जाता है। चलो नेक्स्ट है हमारे पास में कॉपर रिलीजिंग आयोडीज, एक ऐसी आयोडीज जो लगातार कॉपर रिलीज करती रहती है। कॉपर रिलीज करने से क्या होता है कि कॉपर जो स्पर्म की कैपेसिटी है उसको डाउन कर देता है, यानी स्पर्म की जो स्पीड है जो कि जनरली 2 से 3 दिन में वो स्थमस तक पहुंचता है, उसके स्पीड को इतना कम कर देता है कि वो आगे पहुंच ही नहीं पाता। इसका बहुत बेहतरीन एग्जांपल है कॉपर टी, कॉपर 7। ये तो कॉपर नाम से ही आप जान जाएंगे कि ये कॉपर रिलीजिंग है, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंटली जो सवाल में पूछेगा वो है मल्टीलोड 375। मल्टीलोड 375 कॉपर रिलीजिंग है, लिपेज लूप आपका नॉन मेडिकेटेड वाला था। चले नेक्स्ट, अब यहाँ से हमारे पास में आते हैं हार्मोन रिलीजिंग आयोडीज। इसका सबसे इंपॉर्टेंट एग्जांपल है LNG20, एक ऐसे आयोडीज जिसमें हार्मोन्स लगातार रिलीज होते रहते हैं और ये क्या करते हैं, ये हमारे फीमेल्स के यूटेरस को अनसुटेबल बना देता है इम्प्लांटेशन के लिए। इम्प्लांटेशन मतलब ठीक है, अगर स्पर्म पहुंच भी गया, फर्टिलाइजेशन हो भी गया, जाइगोट बन भी गया, एम्ब्रो बन भी गया, एम्ब्रियो जब यूटेरस में इम्प्लांट होने के लिए आएगा तो यूटेरस तैयार ही नहीं है इम्प्लांटेशन के लिए और फिर वो फाइनली लीड्स आउट हो जाएंगे और खास बाद में सर्विक्स को भी हॉस्टाइल बना देता है कि स्पर्म आगे जाने ही ना पाए। ठीक है, चलो नेक्स्ट, अब यहाँ पे हमारे पास में ओरल कंट्रासेप्टिव्स जो कि बहुत ही फेमस है, पहले के टाइम पे बहुत ज़्यादा ही यूज़ होता था। उसमें एक दवाई जिसका नाम आपने बहुत ज़्यादा सुना भी होगा, सहेली। चलिए देखते हैं। देखो ओरल कंट्रासेप्टिव में होता क्या है, ओरली हम प्रोजेस्टेरोन या प्रोजेस्टेरोन ईस्ट्रोजन के कॉम्बिनेशंस को खिलाया जाता है। ये जो पिल्स हैं ये इस पे सवाल बनेगा कैसे लेना होता है। पिल्स आर टेकन डेली फॉर 21 डेज, 21 दिनों तक लगातार लेना होता है। फिर उसके बाद आपको 7 दिनों की गैप छोड़नी है, ठीक है, जिस दिनों में मेंस्ट्रुएशन पीरियड्स भी होंगे, ब्लीडिंग फेज भी होंगे। फिर उसके बाद रिमेनिंग 7 दिन तक छोड़ दिया, फिर उसके बाद स्टार्ट कर दीजिए, फिर 21 दिन खाइए 7 दिन छोड़िए, 21 दिन खाइए 7 दिन छोड़िए। इसी तरह से ये क्या करता है, ये इनहिबिट करता है ओव्यूलेशन को। ओव्यूलेशन जो 14वें दिन पे होना चाहिए यही नहीं होता है और अगर हो भी गया तो इम्प्लांटेशन को इनहिबिट कर देगा। और ये सर्विक्स को, म्यूकस जो मौजूद होती है सर्विक्स में, वजाइना के पीछे है सर्विक्स, उसमें जो म्यूकस मौजूद होता है उसको इतना थिक बना देता है कि स्पर्म आगे बढ़ ही नहीं पाता है। ये मेथड जनरली एक्ट्रेस वगैरह इस्तेमाल करती है ताकि ओव्यूलेशन ना आए। ओव्यूलेशन ना आने से ये है कि थोड़ी एग्स भी प्रिवेंटेड रहते हैं और इनके जो हैं वो काफ़ी इफ़ेक्टिव होते हैं और बिना, या कह लो कि बहुत कम ही साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं इनके। चलो नेक्स्ट, उसमें से हमारे पास में एक बहुत ही फेमस दवाई है जिस दवाई का नाम है सहेली। इसमें से सवाल क्या आता है, सहेली वॉज डेवलप्ड बाय CDRI लखनऊ। ये भी आपको याद रखना है, सेंट्रल ड्रग रिसर्च इंस्टीट्यूट लखनऊ के द्वारा इसको डेवलप किया गया था। ये वंस अ वीक पील है, इसको हफ्ते में 1 बार लेना होता है बस, ठीक है। और ये काफ़ी हाईली कंट्रासेप्टिव डिवाइसेस मानी जाती है। थोड़ी सी कंपेरेटिवली माला डी या माला एल से थोड़ी महंगी होती है।
ठीक है। इसमें भी क्या है, प्रोजेस्टेरोन और ईस्ट्रोजन का दिया जाता है। नेक्स्ट हमारे पास में इंजेक्टेबल्स यानी इम्प्लांटेशंस कह सकते हो। ये जो हमारी स्किन है यहाँ पे आप देख सकते हैं, इसी जगह पे इसको ऐसे इंसर्ट कर दिया जाता है। ठीक है, ये ऐसा पिन लाइक स्ट्रक्चर होता है, इसी पे इंसर्ट कर दिया जाता है। ठीक है, मोड ऑफ एक्शंस बिल्कुल पिल्स के तरह ही है और इफेक्टिव पीरियड्स के लिए काफ़ी ज़्यादा काम करता है। ये प्रोजेस्टेरोन या ईस्ट्रोजन के कॉम्बिनेशंस को डाले जाते हैं इमरजेंसी केसेस में भी। जैसे इमरजेंसी में जैसे आपके पास में है आईपिल या आई अनवांटेड 72, ये जो पिल्स हैं इमरजेंसी पिल्स कहे जाते हैं, जिनको मतलब फर्टिलाइजेशन के 72 घंटों बाद, जैसे इन केस अगर कभी कुछ ऐसा अनप्रोटेक्टेड सेक्स हो गया है या कोई रेप केस वगैरह के केसेस में भी इनको हम इमरजेंसी पिल्स ही देते हैं, रेप या किसी भी कैजुअल इंटरकोर्स के दौरान। चलो नेक्स्ट है हमारे पास सर्जिकल मेथड। सर्जिकल वर्ड ही आपको दिख रहा है, जहाँ पे हम सर्जरी करने वाले हैं, किसी न किसी की चीज़ को काटेंगे पीटेंगे। ठीक है, सर्जिकल मेथड्स दो तरह से होते हैं। इस पूरे मेथड में होता क्या है, सबसे पहले ये समझो, मेल में जो टेस्टिस है उसके ऊपर वास डिफरेंस है, उसको काट दो, काटने के बाद बांध दो। क्या स्पर्म बनेगा? बिल्कुल बनेगा, लेकिन स्पर्म आगे पहुंच नहीं पा रहा है सीमेन में। सीमेन तो बन रहा है लेकिन स्पर्म सीमेन में नहीं है। दूसरा वेसेक्टोमी या ट्यूबेक्टोमी होता है। फेलोपियन ट्यूब को काट दिया जाए और बांध दिया जाए। फिर क्या है, एग बन तो रही है लेकिन एग नहीं पहुंच पा रहा है उस जंक्शन पे, एम्पुलर स्थमस जंक्शन पे, जहाँ पे फर्टिलाइजेशन होना है। तो आइए देखते हैं, सर्जिकल मेथड हमारे पास दो तरह से है, मेल में वेसेक्टोमी, फीमेल में ट्यूबेक्टोमी। आइए देखते हैं वेसेक्टोमी क्या है। ये हमारी पेनिस से गुजर रही है, टेस्टिस से ऊपर वासा डिफरेंस। वास डिफरेंस, ये एनसीईआरटी का डायग्राम देखिए, वास डिफरेंस को काट दिया गया और इसको बांध दिया गया। दोनों तरफ काटना होगा, ऐसा नहीं कि एक साइड काट दिए, एक साइड से, वरना फिर स्पर्म पहुंच जाएगा। दो टेस्टिस होते हैं ना। तो हमने क्या किया है, सिंपली यहाँ पे वास डिफरेंस को काट करके बांध दिया। अब स्पर्म जो बन रहा है वो यहीं तक रहेगा, आगे सीमेन में नहीं जा रहा है। तो यहाँ पे सवाल आता है, क्या स्पर्म बनते हैं ऐसे मेल्स में? हाँ। क्या स्पर्म सीमेन में होते हैं? नहीं, सीमेन और स्पर्म दोनों अलग अलग चीज होता है, सीमेन में नहीं होते हैं। ठीक है, ये मेल्स में अपनाए जाते हैं। समझ में आ गया? चलो नेक्स्ट, दूसरा है ट्यूबेक्टोमी। फेलोपियन ट्यूब को, ये है फेलोपियन ट्यूब, एम्पुलरी स्थमस जंक्शंस के जगह पे इसको काटा जाएगा, बांधा जाएगा। फिर वही केस, एग बनेगी? हाँ बनेगी। क्या एग एम्पुला पे पहुंचेगा? नहीं पहुंचेगा। तो क्या फर्टिलाइजेशन होगा? नहीं होगा फर्टिलाइजेशन। ये स्टरलाइजेशन मेथड है। इसकी जो चांसेस ऑफ रिवर्सिबिलिटी है कि दोबारा से आप प्रेग्नेंट होना चाहे, दोबारा से ये जुड़ जाए, इसके चांसेस बहुत पुअर होते हैं। ठीक है, चलो नेक्स्ट। अब यहाँ पे हम देखें, अगर साइड इफेक्ट्स की बात करें तो इन कंट्रासेप्टिव्स के ऑब्वियस सी बात है, थोड़े बहुत साइड इफेक्ट्स तो होंगे ही, क्योंकि ये केमिकल्स हैं। नोजिया मतलब मन घबराना, एब्डोमिनल पेन यानी पेट में दर्द हो सकता है, आपको ब्लीडिंग होगा, इरेगुलर मेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग, तो ये तो कंफर्म है अगर किसी भी टाइप का आप कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स का इस्तेमाल करेंगे तो मेंस्ट्रुअल साइकिल यानी मेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग आपकी बढ़ जाएगी, इधर उधर हो जाएगी। और सीवियर केसेस में इट में लीड्स टू ब्रेस्ट कैंसर, इसीलिए बहुत ज़्यादा कॉन्ट्रासेप्टिव डिवाइसेस का इस्तेमाल नहीं करनी चाहिए। अब हमारे पास नेक्स्ट टॉपिक है MTP, मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी। यानी अगर आपके 2 बच्चे हो गए हैं या 1 बच्चे है, अब आप चाहते हैं कि अब मुझे और प्रेग्नेंट नहीं होना है, तो फाइनली आप MTP के थ्रू जाते हैं, मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसीज। मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसीज में 2 केसेस हो सकते हैं। एक कि ठीक है कि आपने देख लिया कि नहीं चाहिए बच्चा, और दूसरा कि बाय डिफ़ॉल्ट किसी वजह से हमने देखा कि बच्चे जो हमारे गर्भ में है उसमें कुछ डिफेक्ट आ गया है, तो फिर हम इस मेथड्स पे चलते हैं, यानी MTP। यानी सिंपल सी बात, हम अगर इसको देखें तो इसका नाम है एबॉर्शन। MTP का मतलब होता है एबॉर्शन, यानी बच्चे को गिरा देना, गर्भ से रिलीज आउट करा देना। ठीक है, हर साल तकरीबन 45 से 50 यानी 1/5 ऑफ टोटल नंबर ऑफ प्रेगनेंसीज रिसीव्ड आर अंडरगॉन MTPs। यानी जितनी भी पूरे लगभग हमारे साल भर में बच्चे प्रेग्नेंट हो रही है फीमेल, उसमें 1/5 भाग तो MTP यानी एबॉर्शन करा ले रही है। ठीक है, MTP डिक्रीज करता है भले पॉपुलेशन को, लेकिन ये पॉपुलेशन कंट्रोल मेथड का पार्ट नहीं है, इस चीज़ को आप ध्यान रखेंगे। गवर्नमेंट ने यहाँ पे डाटा याद रखेंगे, 1971 में लीगलाइज किया था MTP को, लेकिन उसके लिए कम से कम 2 डॉक्टर्स की सलाह, अलग अलग शहर के 2 डॉक्टर्स की सलाह लेनी पड़ती है, तभी जा करके आप MTPs करा सकते हैं। यहाँ पे ईयर याद रखेंगे 1971, फैमिली प्लानिंग वाला ईयर था 1951। चलो इंपॉर्टेंस की बात करें तो अनवांटेड प्रेगनेंसी को आप अवॉइड कर सकते हैं, या किसी रेप केस में या किसी भी ऐसे केस में जहां पे प्रेगनेंसी आ गई है और या जेनेटिक डिसऑर्डर्स किसी भी टाइप का बच्चे में आ रहा है, तो आप बिल्कुल
जा सकते हैं एमटीपी यानी एबॉर्शन पे। एबॉर्शंस जनरली सेफ होते हैं फर्स्ट ट्राइमेस्टर तक, यानी 3 महीने तक आपको एक आध डॉक्टर के सहमति से भी आप करवा सकते हैं एमटीपी, लेकिन अगर ये 3 महीने से ज़्यादा हो गया है तब आपके लिए एमटीपी लीगल नहीं है। चलिए, अब एमटीपीज जब गवर्नमेंट ने लीगलाइज किया तो इससे रिगार्डिंग कुछ प्रॉब्लम्स होने लगी। ये प्रॉब्लम्स क्या है, देखो गवर्नमेंट ने लीगलाइज किया एमटीपी को ताकि अगर प्रेगनेंसीज में ऐसे बच्चे हैं जो जेनेटिकली डिसऑर्डर हैं तो आप उसको एबॉर्शन पे चले जाएं। लेकिन यहाँ से क्या हुआ, थोड़े बहुत पैसे के लालच में डॉक्टर्स ने हमारी जो बच्चे के ये फ्लूइड है इसको हम लोग नाम देते एमनियोटिक फ्लूइड, इस फ्लूइड को निकाल करके डॉक्टर्स चाइल्ड की जेंडर बताने लग गए थे कि बच्चा मेल है या फीमेल है, और जैसे ही बच्चा पता चल जा रहा था कि फीमेल है तो फिर वो एबॉर्शंस करा ले रहे थे, जो कि बिल्कुल लीगलाइज नहीं है। यानी एमटीपी तो लीगलाइज है लेकिन एमनियोसेंटेसिस आप करा रहे हैं तो उससे आप डिजीज पता करो ये लीगल है, लेकिन एमनियोसेंटेसिस के थ्रू जेंडर का पता करना ये लीगल नहीं है। चलो अब देखते हैं प्रॉब्लम्स क्या होने लगा, मिसयूज ऑफ एमनियोसेंटेसिस टेस्ट होने लगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे मेल और फीमेल्स के पता चल जाता है एमनियोटिक फ्लूइड से, और वो डॉक्टर्स कुछ पैसे के लालच में फीमेल्स को मार दे रहे थे, जो कि बिल्कुल भी गलत है। चलिए नेक्स्ट, अब यहाँ से हम लोग देखेंगे वो डिजीज़ जो स्पेसिफिकली सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज़ है, ऐसे डिजीज़ जो सेक्स के थ्रू ट्रांसमिट होते हैं अनप्रोटेक्टेड सेक्स से। आइए सबसे पहला हम लोग देखते हैं इन डिजीज़ के नाम, जैसे गोनोरिया, सिफिलिस, जेनिटल हर्प्स, क्लेमाइडियासिस, जेनिटल वर्ट, ट्राइकोमोनियासिस, हेपेटाइटिस बी एंड HIV। ये सारे डिजीज़ के नाम और एग्जाम्पल्स में आपको डायग्राम दिए हुए हैं, आप एक बार देख लीजिए। चलिए अब यहाँ से हम लोग सबसे पहले बात करते हैं इसमें से जो आपसे सवाल पूछता है। देखो हेपेटाइटिस बी एंड HIV आर ट्रांसमिटेड, और कौन कौन से इंजेक्शंस, HIV का सिंपली हम बताते हैं, ब्लड, किसी भी तरह से HIV पेशेंट का ब्लड आपके ब्लड में फ्यूज कर गया तो हो जाएगा। दूसरा, आप निडल शेयरिंग से, जैसे नशा कर रहे हैं तो एक निडल इधर, वही निडल दूसरे को दे दिया तो वहाँ से हो जाएगा। और किसी भी टाइप के अनप्रोटेक्टेड सेक्स से HIV या हेपेटाइटिस बी के फैलने का सबसे ज़्यादा चांस है। उसमें से नेक्स्ट ये लाइन याद रखेंगे, डायरेक्टली आपसे सवाल पूछता है, एक्सेप्ट फॉर हेपेटाइटिस बी, जीनाइटल हर्ब्स एंड HIV ऑल अदर डिजीज आर कंप्लीटली क्योरेबल। यानी अगर आपको लाइफ में HIV हो गया या हेपेटाइटिस बी हो गया या जीनाइटल हर्ब्स हो गया तो इसका कोई इलाज नहीं है, किसी भी तरह का दुनिया में कोई भी इलाज नहीं है जो कंप्लीटली आपको ठीक कर सके। इसीलिए इस डिजीज़ को कहा जाता है कि डोंट डाई ऑफ इग्नोरेंस, ये डिजीज़ आप इग्नोर करने की वजह से मर मत जाना, ठीक है। चलो, इसीलिए प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। चलो अब सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज़ के सिम्टम्स क्या हैं, ईचिंग होंगे, फ्लूइड डिस्चार्ज शुरू में होता है, और लास्ट बाद के केस में आते आते फाइनली ये सीवियरिटी बहुत ज़्यादा बढ़ती चली जाती है। तो हम इन डिजीज़ को ट्रांसमिट होने से कैसे रोक सकते हैं, तो अननोन पार्टनर या एक ऐसे इंडिविजुअल जिसके एक से ज़्यादा पार्टनर हो या मल्टीपल पार्टनर्स हो, उनके साथ अनप्रोटेक्टेड सेक्स बिल्कुल भी नहीं करना है। और अगर आप करते भी हैं तो आपको कॉन्डम्स जरूर यूज़ करना है। और अगर आपको किसी भी टाइप का डाउट्स होता है तो तुरंत इमीडिएट केसेस में आपको डॉक्टर से सलाह लेनी चाहिए, क्योंकि इनिशियल स्टेज में अगर आपको पकड़ में आ गया तो इसका जो साइड इफ़ेक्ट्स हैं वो कम होंगे, ठीक तो फिर भी नहीं होगा। है इनफर्टिलिटी। अगर हम इनफर्टिलिटी की बात करें तो हमारे देश में बहुत तेज़ी से बढ़ता हुआ चला जा रहा है। इसके बहुत सारे मेजर कॉजेज़ हो सकते हैं, लेकिन एक बात तो कॉमनली देखने को मिल रहा है कि आजकल हर लगभग कपल्स में कहीं ना कहीं थोड़ी बहुत ये प्रॉब्लम्स देखने को मिल रही है। और इनफर्टिलिटी में लोगों का प्रॉब्लम क्या है कि लोगों के पास कुछ हो चाहे ना हो, यानी हम अपनी ही बात करें, हमारे पास कुछ हो या ना हो, हमारे दिमाग में ये होता है कि हम अपने वंशज के लिए जो हमारे पास है वो छोड़ करके जाए, इसलिए हम चाहते हैं ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे पैदा करना। तो ये एक बड़ी प्रॉब्लम है, और उसके लिए उसमें से हर इंडिविजुअल ये चाहता है कि कम से कम उसको इनफर्टिलिटी वाली प्रॉब्लम्स तो ना आए। तो चलिए देखते हैं इनफर्टिलिटी है क्या। इनफर्टिलिटी का सिंपल सा मतलब है कि अगर आप मैरिड हैं, 2 साल से अनप्रोटेक्टेड सेक्सुअल इंटरकोर्स परफॉर्म कर रहे हैं, फिर भी आप बेबी कंसीव नहीं कर पा रहे हैं, तो उस केस को नाम दिया जाएगा इनफर्टिलिटी। यानी 2 साल तक आपकी मैरिज हो चुकी है, मतलब मैरिज के 2 साल हो चुके हैं, फिर भी आपके पास में कोई भी बच्चे पैदा नहीं हुए हैं अनप्रोटेक्टेड सेक्स के बावजूद भी, तो फिर दैट इज़ द केस ऑफ इनफर्टिलिटी। इसके कॉजेज़ क्या हो सकते हैं, फिजिकली आप उतने फिट नहीं हैं, या कंजीनाइटल यानी आपको या तो डिजीज़ हो सकता है या ड्रग्स लेने की वजह से, या तो इम्यूनोलॉजिकल या इवन साइकोलॉजिकल भी कभी कभी केसेस में देखने को मिलते हैं।
ठीक है। इसको सही करने के जो मेथड्स हैं उसको हम लोग नाम देते हैं असिस्टेड रेडियो रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजीज़। यानी ये वो टेक्निक है जो आप मार्केट में चलते हैं तो आपको बहुत बड़े बड़े बैनर्स में दिखते हैं, इंदिरा IVF वाला जो दिखता है ना, वो सब ये इसी टेक्निक्स के बेसिस पे है। इनमें हम लोग इतनी चीज़ों को पढ़ने वाले हैं। असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्निक्स में क्या क्या आने वाले हैं, तो सबसे पहले गिफ्ट आएंगे, गैमीट इंट्रा फेलोपियन ट्रांसफर, डायरेक्टली फॉर्मूला पूछ देता है, यानी आपसे शॉर्ट फॉर्म से फुल फॉर्म पूछ देगा, जिफ्ट। फिर आपके पास है ZIFT, जाइगोट इंट्रा फेलोपियन ट्रांसफर, ठीक है। फिर है आपका ICSI, इंट्रासाइटोप्लाज्मिक स्पर्म इंजेक्शन। फिर है आपका इन विट्रो फर्टिलाइजेशन, यानी इसी को हम लोग IVF या इसको हम लोग नाम देते हैं टेस्ट ट्यूब बेबी, ठीक है। टेस्ट ट्यूब बेबी या सरोगेसी यानी कोख को किराए पे ले लेना। और फिर है आपका आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन। आइए एक एक करके इन्हीं के बारे में हम लोग पढ़ते हैं। सबसे पहला यहाँ पे है हमारे पास IVF या इसी को हम लोग नाम देते हैं टेस्ट ट्यूब बेबी प्रोग्राम। इसमें क्या होता है, इन दिस मेथड या तो फीमेल ओवम प्रोड्यूस करने में सक्षम नहीं है या तो मेल उतने स्पर्म प्रोड्यूस करने में सक्षम नहीं है। तो दोनों ही केस में या तो आप डोनर से एग ले लो, या तो फीमेल नॉर्मल है तो नॉर्मल एग, मेल एबनॉर्मल है तो स्पर्म आप डोनर से ले लेंगे। फिर उनको आप टेस्ट ट्यूब में फर्टिलाइज करवाते हैं, यानी टेस्ट ट्यूब में फर्टिलाइज कराया है, जाइगोट आपका बन रहा है टेस्ट ट्यूब में यानी इन द लेबोरेटरी। और जहाँ पे भी वर्ड आ जाए इन विट्रो, विट्रो वर्ड का मतलब हो जाता है लैब, और यही चीज़ अगर बॉडी के अंदर हो रहा होता तो उसको हम लोग नाम देते हैं इन वीवो। यानी फर्टिलाइजेशन अगर बॉडी के अंदर हो रही है तो इन वीवो, और फर्टिलाइजेशन अगर बॉडी के बाहर हो रही है तो इन विट्रो। यानी यहाँ पे इस टेक्निक में जाइगोट कहाँ पे बन रहा है, टेस्ट ट्यूब में बन रहा है। फिर उसके बाद हम जाइगोट से एम्ब्रियो तक बनवाते हैं और इस एम्ब्रियो को ट्रांसफ़र कर दिया जाता है। तो ये जो एम्ब्रियो है दो तरह से ट्रांसफ़र होते हैं, एक या तो वो 8 सेल्ड तक हैं तो उसको फेलोपियन ट्यूब में ट्रांसफ़र कर दो, 8 या उससे ज़्यादा ब्लास्टोमियर के हो गए हैं तो डायरेक्टली उसको यूटेरस में डालना है। तो अगर आपने जाइगोट को फेलोपियन ट्यूब में डाल दिया तो देखो फेलोपियन ट्रांसफ़र, तो जाइगोट को फेलोपियन ट्यूब में डाल दिया तो जिफ्ट, जाइगोट को यूटेरस में डाल दिया तो IUT। क्लियर है। चलो नेक्स्ट हमारे पास में टॉपिक है कि यही चीज़ बताया गया है कि यहाँ पे आपको एक पॉइंट नेट पर्सपेक्टिव से याद रखना है, वो है जाइगोट को अप टू 8 ब्लास्टोमियर, यहाँ पे 16 लिख देगा या 32 लिख के करके गलती कराएगा, और कहाँ पे डाला जाता है फेलोपियन ट्यूब में। फिर इंट्रायूटेराइन में क्या है, मोर देन 8 होने चाहिए, और फिर डायरेक्टली उसको हम कहाँ पे इंसर्ट करते हैं, यूटेरस में करते हैं। इस टेक्निक को हम लोग नाम देते हैं IUT, इंट्रायूटेराइन ट्रांसफर। फिर है एम्ब्रियो जो फॉर्म हुआ था इन वीवो फर्टिलाइजेशन, मतलब फर्टिलाइजेशन इनसाइड द बॉडी, ठीक है, इसको हम लोग इन वीवो फर्टिलाइजेशन कहते हैं। नेक्स्ट, अब यहाँ पे हमारे पास है गिफ्ट में सिंपल सा याद रखना, गिफ्ट को याद रखने का तरीका, गिफ्ट और गिफ्ट में कंफ्यूज हो जाता है, तो गिफ्ट को सिंपली आपको याद रखने का तरीका है कि एक फीमेल है जो एग प्रोड्यूस नहीं कर रही है, उसको किसी दूसरे फीमेल ने गिफ्ट के तौर पे एग दिया है, यानी गैमीट इंट्रा फेलोपियन ट्रांसफर। यहाँ पे क्या हो रहा है, ट्रांसफर ऑफ एन ओवम, कहाँ से, फ्रॉम डोनर, क्यों, क्योंकि वो फीमेल प्रोड्यूस नहीं कर पा रही है, ठीक है, कहाँ पे, डायरेक्टली उसके फेलोपियन ट्यूब में। फिर बाकी नॉर्मल स्पर्म जाएगा, फर्टिलाइजेशन होगा, तो इस केस में हम लोग नाम देते हैं गिफ्ट यानी वो फीमेल जो एग प्रोड्यूस करने में सक्षम नहीं है, तो उस केस में हम अपनाते हैं मेथड जिसका नाम है गिफ्ट। फिर है इंट्रासाइटोप्लाज्मिक स्पर्म इंजेक्शन, ICSI, फुल फॉर्म डायरेक्टली आपसे पूछ देता है बोर्ड में 1 नंबर में, याद रखेंगे। इस पूरे के पूरे मेथड में क्या होता है, स्पर्म को इंजेक्ट किया जाता है डायरेक्टली इनटू एग, डायरेक्टली फीमेल्स की जो एग है उसी में स्पर्म को इंजेक्ट किया। इसके पॉसिबल रीजन क्या हो सकते हैं, सपोज पहला कि मेल में इम्पोर्टेंसी का प्रॉब्लम है, यानी इंसेमिनेशन वो सक्षम नहीं है करने में, या उसके जो स्पर्म है उसकी काउंट में कुछ ना कुछ प्रॉब्लम है, नंबर्स उतने सक्षम नहीं है कि वो डायरेक्टली फर्टिलाइज कर पाए, तो इसीलिए हम स्पर्म को डायरेक्टली निडल्स पे लेते हैं और डायरेक्टली एग्स में इंसर्ट कर दिया जाता है, और इस पूरे के पूरे मेथड को हम लोग नाम देते हैं इंट्रासाइटोप्लाज्मिक स्पर्म इंजेक्शन। फिर है हमारे पास नेक्स्ट मेथड जिसको हम कहते हैं आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन, AI। ये अभी जो चल रहा है AI वो वाला नहीं, AI है आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन। इसमें क्या होता है, सीमेन कलेक्ट किया जाता है हस्बैंड से या तो डोनर से, और उसको डायरेक्टली फीमेल्स की वजाइना या यूटरस में इंसर्ट कर दिया जाता है, आर्टिफिशियली इंसेमिनेट कराया गया। यानी इसमें ऑब्वियस सी बात है वो बंदा क्या करने में सक्षम नहीं होगा, इंसेमिनेट का मतलब क्या होता है, सीमेन का डायरेक्टली वजाइना तक एंटर करा पाने में मेल सक्षम नहीं है, तो उसमें हम अपनाते हैं मेथड जिसका नाम है इंसेमिनेशन, ठीक है। फिर इसमें क्या होता है
इसमें डायरेक्टली या तो यूटेरस में डाल दो तो इसको हम लोग नाम देंगे इंट्रा यूटेराइन ट्रांसफ़र, या डायरेक्टली एग में डाला तो आईसीएसआई था। ठीक है, इस टेक्निक में सिंपल सी बात है, इनएबिलिटी किसकी होती है, मेल्स की होती है। किस चीज़ में, इंसेमिनेशन में उसकी इनएबिलिटी होती है। उसके पॉसिबल केसेस क्या हो सकते हैं, या तो लो स्पर्म या तो इम्पोटेंसी वाली प्रॉब्लम हो सकती है। फिर है हमारे पास नेक्स्ट मेथड है सरोगेसी। ये मेथड बहुत ही ज़्यादा चलन में चलता है। अक्सर जो कुछ हाईली मॉडल्स वगैरह होते हैं उनको लगता है कि बेबी कंसीवन से उनकी जो बॉडी है वो बॉडी की शेप खराब हो जाएगी, इसलिए वो क्या करते हैं, कोई गरीब या कोई ऐसी फीमेल्स को हायर करते हैं जो 9 महीने के लिए, यानी इसमें केस में क्या है, एग भी उसी फीमेल का है और स्पर्म भी उसी के पार्टनर का है, दोनों को फ्यूज़ कराया जाएगा और फ्यूज़ कराने के बाद जाइगोट को या यूटेरस या एम्ब्रियो को किसी अदर फीमेल की गर्भ में डाल दिया जाएगा। यानी उस फीमेल का सिर्फ गर्भ है, यानी यूटेरस को किराए पे लिया गया 9 महीने में, उसके बदले उसको पैसा दिया जाता है। तो इस मेथड को हम लोग नाम देते हैं सरोगेसी। ये एक बहुत ही अच्छा मेथड नहीं माना जाता है, क्यों, क्योंकि आप सोचो कि जो बच्चे कि आप हो सकता है प्रोबेबिलिटी कि आपका बच्चा है, आपने एग दिया, स्पर्म दिया, लेकिन आपको उस कनेक्शन नहीं फील होगा क्योंकि 9 महीने तक किसी और ने पाला है। दूसरा, जिसने 9 महीने तक पाला हो सकता है उसकी कनेक्टिविटी उस बच्चे से होने लगी, और फिर कल को अगर वो बच्चे देने से मना करे तो लीगली आप उससे नहीं अगेंस्ट जा सकते हैं, क्योंकि वो उसकी मदर मानी जाएगी। इसलिए सरोगेसी भी कोई अच्छा मेथड नहीं है। इसमें सिंपली क्या है कि कोख किराए पे लिया जाता है, बदले में पैसे दिए जाते हैं। ठीक है, तो देखो ये कोख किराए पे लिया गया यानी फॉर रेंट का है, यानी सरोगेसी है। अच्छा, तो अगर ये प्रॉब्लम्स, अगर एआरटी इतनी अच्छी चीज़ है तो ऑब्वियस सी बात है नेचुरल के जितनी अच्छी तो हो नहीं सकती है, तो इसका कुछ ना कुछ साइड इफ़ेक्ट्स तो होंगे, तो या कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स तो होंगे। तो प्रॉब्लम्स क्या है, तो आइए देखते हैं प्रॉब्लम। पहली बात, इनमें बहुत ज़्यादा हाई प्रिसीजन की ज़रूरत होती है, जो कि आम आदमी के या आम डॉक्टर के बस की बात नहीं है। अच्छे डॉक्टर्स की ज़रूरत होती है, जिसकी वजह से ये पूरा का जो पूरा मेथड है वो कैसा हो जाएगा, एक्सपेंसिव हो जाता है। तो इसीलिए ये मेथड आपको महंगा पड़ जाता है। तो आम आदमी या किसान आदमी या नॉर्मल आदमी जो जिनकी इनकम उतनी अच्छी नहीं है, तो वो इन मेथड को अफोर्ड नहीं कर पाते हैं, और वैसे भी ज़रूरी भी नहीं है कि आप इस मेथड्स के थ्रू जाए हैं। ठीक है, और क्या हो सकता है, इमोशनल, रिलीजियस एंड द सोशल प्रॉब्लम्स भी हो सकते हैं। जैसे आपने बच्चे से ना ही आपके गर्भ में बच्चा पला है, तो आपका इमोशनली कनेक्शन कम होगा, और उस बच्चे का भी ऑब्वियसली अपने माँ से, जो रियल मदर है, जो जिनका एग है, उससे ज़्यादा कनेक्टिविटी उनको फील होगा उनसे जिनमें वो 9 महीने पले बड़े हैं। ठीक है, और दूसरा, धार्मिक भी हमें सही नहीं लगता है कि किसी और के गर्भ में, या समाज हमारा भी इस चीज़ को एक्सेप्ट नहीं करता। तो फिर आपके मन में आएगा, सर अगर इसकी भी इतनी प्रॉब्लम्स हैं तो हम क्या करें आखिरकार। अगर किसी को प्रॉब्लम है तो सबसे बेस्ट उपाय है लीगल अडॉप्शन। दुनिया में इतने ऑर्फन्स हैं, इतने अनाथ बच्चे हैं कि आप सोच नहीं सकते। तो अगर आप लीगली छोटे एज पे ही किसी बच्चे को अडॉप्ट कर लेते हैं, तो कहीं ना कहीं उस बच्चे को, एक अनाथ बच्चे की जीवन भी सुधर जाएगा, उसको अपना माँ बाप मिल जाएगा और आपको एक बच्चा मिल जाएगा, बिना किसी वैसे मेथड्स के थ्रू गए जो कि आपको लीगली या एथिकली भी आपके लिए सही नहीं है। तो सबसे बेस्ट मेथड क्या है कि आप एडॉप्शंस के थ्रू जाएं। और लास्ट में रिप्रोडक्टिव हेल्थ चैप्टर में आपने क्या क्या सीखा, उनमें से सबसे मेजर पॉइंट मैं आपको बताना चाहता हूँ, वो है एडोलेसेंस। अभी जो हमारी एज है, जो बच्चों की एज होती है 11-12 के दौरान, इस दौरान हमारे पास में बहुत सारे हार्मोनल इश्यूज़ आते हैं। इन इश्यूज़ जो कि हमारे कंट्रोल में नहीं होते हैं, जिसकी वजह से हम कुछ न कुछ ऐसी गलतियां कर बैठते हैं जो कि हमें बाद में पछतावा होता है। तो इसलिए ध्यान रखिएगा कि अगर आपके मन में कभी भटकाव आए तो बस एक बात को ध्यान में रखेंगे, ये हर किसी के साथ होता है। बस आपने 2 साल इस चीज़ों को कंट्रोल कर लिया तो आप एक बहुत अच्छे लेवल पे चले जाएंगे, अदरवाइज़ आप अपने आप को इन्हीं चीज़ों में समेट करके रख देंगे। पूरी पूरी जवानी बची है, पूरा लाइफ आपका बचा है आपके पार्टनर्स ढूंढने के लिए, या जो भी है वो सारे काम बाद में हो जाएंगे, लेकिन फ़िलहाल जो है आपको पढ़ाई पे ध्यान देना चाहिए। बाकी मिलते हैं नए चैप्टर के साथ। धन्यवाद, थैंक यू।